Guys, lecture 2, electrostatics. सपोज करो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। पहला क्वेश्चन तो मैंने ये दिया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और यहां पर एक क्यूब बनाया था। एम आई राइट? यस सर। और हर एक एंड पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया क्यू। चलेगा? यस सर। और क्वेश्चन है कि ए वाले पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स नेट ऑन ए। मैंने कहा था जनरली तो मैं क्वेश्चंस किससे सॉल्व करूंगा, कंपोनेंट मेथड से, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे बेटर होगा अगर मैं किससे करूं, वेक्टर फॉर्म में। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. साइड लेंथ एल है, साइड लेंथ एल है। क्या मैं ये कह सकता हूं, तीन आसान वाला तो ये हो गया, इस वाले के कारण फोर्स इधर लगेगा, इस वाले के कारण फोर्स इधर लगेगा, इस वाले के कारण फोर्स इधर लगेगा। ये तीन तो आराम से लिख सकता हूं। रेड वाली फोर्सेस, रेड वाली फोर्सेस हो जाएंगी के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आई कैप। ये कौन से वाली हो गई, ये वाली। दूसरा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर जे कैप। ये कौन से वाली हो गई, ये वाली। और तीसरी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर के कैप। ये वाली हो गई। चलेगा यहां तक? यस सर। तो इसका इफेक्ट हो गया, इसका इफेक्ट हो गया, इसका इफेक्ट हो गया। अगले पार्ट पे आ जाओ। अब इस वाले के कारण लेते हैं। इस वाले के कारण इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0 L, x0 y0 zl। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, L L L। ये वाला पोजीशन वेक्टर लोगे, हाँ या ना? गाइस सही लिखा? यस तो सर। Yes, sir. फोर्स कितना बनेगा, के क्यू स्क्वायर, और हम कहेंगे आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। एम आई राइट? यही तो था। यस सर। ठीक है, Yes, तो हम sir. कहेंगे दैट इज के क्यू स्क्वायर, आर वेक्टर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एल माइनस जीरो आई कैप, दैट इज एल आई कैप, एल माइनस जीरो जे कैप, तो दैट इज एल जे कैप, एल माइनस एल के कैप, दैट इज जीरो, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √2L। यही तो मैग्नीट्यूड होगा गाइस। यस सर। डोंट टेल मी इसका मैग्नीट्यूड लेना नहीं आता इस वेक्टर का। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर द रूट। पाइथागोरस थ्योरम। अरे Yes, sir. पाइथागोरस की जगह तुम वेक्टर फॉर्म से भी सोच लोगे तो भी क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर द रूट, एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट स्क्वायर का अंडर द रूट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हाँ या ना? यस। Yes, Yes, sir. sir. ए वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर द रूट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √2L, और उसका क्या ले लूंगा, क्यूब। हाँ या ना? गॉट इट? Yes, sir. अब ये मैंने इस वाले के कारण किया। अब इस तरह के तीन चार्जेस हैं, इस तरह के तीन चार्जेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। हाँ या ना? ये वाला हो जाएगा 0L0 0L0, तो ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर, और ये बन जाएगा एल आई कैप प्लस एल के कैप अपॉन √2L का क्यूब। चलेगा? यस सर। और ये हो गया L00 प्लस के क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा एल जे कैप प्लस एल के कैप अपॉन √2L का क्यूब। चलेगा?
इज दैट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ किस वाले पे, ओरिजिन वाला। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 0, तो इसका बन जाएगा k क्यू स्क्वायर एल आई कैप प्लस एल जे कैप प्लस एल के कैप अपॉन रूट 3l का क्यूब। कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी द आंसर? Yes, sir. अब बच्चे कहेंगे यार ये तो बहुत डरावना था, ये तो बहुत डरावना था। इतना डरावना भी नहीं है, सही पूछा जाए तो। Sir, इसके आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बोलो, हाँ बोलो sir ये 0 0 वाला आपने कैसे लिखा था origin वाला? भाई। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज एल माइनस 0 आई कैप प्लस एल माइनस 0 जे कैप प्लस एल माइनस 0 के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर द रूट, Yes, yes, sir. दैट इज रूट 3l का क्यूब। हाउ इज दैट? सिर्फ आ गया। Yes, sir. मैं टफ तो पढ़ाता ही नहीं यार। मैं टफ तो पढ़ाता ही नहीं। अब तुम देखोगे तो कैसा बन रहा है, k क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस k क्यू स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप। और ये 3 बार आएगा, i प्लस जे प्लस आई प्लस के प्लस जे प्लस के। तो i प्लस जे प्लस के 2 टाइम्स, एम आई राइट? सर नीचे वो 2√2 नहीं होगा? यस सर 2√2 होगा सर नीचे। सॉरी माय कैलकुलेशन मिस्टेक 2√2 l square into twice. I was more worried by numerator वाला 2 rather than the denominator वाला। और फिर हो गया k q square by, और ये आ जाएगा क्यूब है तो 3√3 हो गया, l square हो गया, और ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस के। गाइस गॉट इट और नॉट? अब x कंपोनेंट्स अलग कर देना, y कंपोनेंट्स अलग कर देना, z कंपोनेंट्स अलग कर देना, चलेगा? सर नीचे l क्यूब नहीं होगा? नहीं, l स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये l क्यूब है और ऊपर l l l कॉमन आएगा। या डायमेंशनली भी l स्क्वायर ही आना चाहिए, ऐसा थोड़ी हो जाना चाहिए। नहीं समझे? अरे l क्यूब है, नीचे l क्यूब है समझ गए सर। और ऊपर l भी है कॉमन में, तो ये कटेगा नहीं क्या? Yes, sir. हाँ सर, हाँ और सर। डायमेंशनली सही भी होना चाहिए, हाँ या ना? किस किस को समझ में आया है? आगे Yes, सर। sir. आ गया। गुड। So a bit tough, let us say a bit tough। पेपर में डालूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ, लीक कर दिया पेपर में, पेपर में डालूंगा। समझ में आ रहा है? देखते हैं क्या कर पाओगे कराने के बाद। एक और क्वेश्चन भी दिया था ना? सर एक मिनट नोट कर रहा था। हाँ नोट कर लो। हेलो सर। हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ आस्था ने एक क्वेश्चन पूछा कि ये नीचे क्यूब और वो कैसे आया। बेटा पिछला लेक्चर रिवाइज नहीं किया तुमने। मैंने ये बताया था, मान लो ये कोऑर्डिनेट है 2 1 3 और ये कोऑर्डिनेट है -5 4 एंड -3, चलेगा? यहाँ पे चार्ज रख दिया Q1 और यहाँ पे चार्ज रख दिया Q2, तो जो फोर्स लगेगी Q2 पे वो इधर की तरफ लगेगी। इस फोर्स को का मैग्नीट्यूड मैंने बताया था कितना होता है कूलम लॉ से, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। R ये वाला लेंथ हो गया, हाँ या ना? K Q स्क्वायर नहीं, सॉरी, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Yes, sir. Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। डायरेक्शन ये हो गई, तो डायरेक्शन ये हो गई, तो मैंने कहा डायरेक्शन के अंदर हमारा यूनिट वेक्टर कैसे हो जाएगा, ये वाला R कैप हो जाएगा, एम आई राइट? हाँ या ना? तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड की जगह वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना चाहिए मुझे? F वेक्टर इज R कैप की डायरेक्शन में, एम आई राइट और नॉट? ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। अब इसको अगर मैं R मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ऊपर क्या बन जाएगा? K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है। उसके बाद ये हम ये कह देंगे कि ये हो जाएगा k q1 q2 और ये r वेक्टर क्या हो जाता है, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो दैट इज -7 i कैप प्लस 4 - 1 3 j कैप -3 माइनस ऑफ +3 दैट इज -6 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 49 + 9 + 36 का अंडर द रूट का क्यूब। अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई थी तो जो ऊपर किया वो उसी का तो बाप किया है मैंने। यस सर, समझ में आ गया। हाँ, तो पिछली बार का ये चीज रिवाइज नहीं करी थी तुमने, 2-3 बार लिख के नहीं देखी थी भाई। जो लोगों के पेरेंट्स मिलने नहीं आए हैं उन लोगों को मैंने समझाया नहीं है कैसे रिवाइज करना है। मैं साफ साफ बता दूं, इस लेक्चर को तुम्हें क्लास के बाद, अगली क्लास से पहले 2 बार लिखना है। एक बार जस्ट क्लास के बाद लिखेंगे और एक बार अगली क्लास से पहले लिखेंगे। 2 बार इस लेक्चर के ईच क्वेश्चन को लिखना होगा। ये चीज भी लिखना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बेसिकली यू हैव टू राइट दिस लेक्चर 2 टाइम्स अगेन आफ्टर टुडेज क्लास बिफोर ज्वाइनिंग द नेक्स्ट क्लास। समझ में आया? अदरवाइज तो अगली क्लास विल बी ब्लैंक। तो मतलब टेक्निकली तुमने 3 बार लेक्चर लिखा है। एक बार तो क्लास के अंदर लिख दिया, एक बार तुमने क्लास के जस्ट बाद लिख दिया कॉपी को देखते हुए, वीडियो को देखते हुए, और तीसरी बार उस कॉपी को देखते हुए, जो फेयर कॉपी है उसको देखते हुए क्लास ज्वाइन करने से जस्ट पहले 2 घंटे लगा के उसको फिर से लिख लिया। फिर अगली क्लास में आओगे, वरना तो मतलब काला अक्षर भैंस बराबर। समझ में आई बात है नहीं आई? यस सर। सर अब जैसे अगला क्वेश्चन मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। यहां पर मैंने चार्ज रखा, यहां पर चार्ज रखा, यहां पे चार्ज रखा, यहां पे चार्ज रखा। ये लेंथ L है, L है, L है और L है। अब यहां पर चार्ज Q रखा या Q1 रखा, Q1 रखा, यहां पर -Q1 रखा और यहां पर -Q1 रखा। अब फोर्स पूछी है किस पे? Q2 पे, और जिसका डिस्टेंस ले लिया सपोज x बोल दिया इसे। हाँ या ना? इज दैट फाइन? यस सर। अब पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिख दो। जैसे इसके कोऑर्डिनेट हो गए L 0 0, इसका हो गया 0 0 x। तो यहां पर इसके कारण फोर्स कितनी होगी? इस डायरेक्शन में होगी। ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा k q1 q2 फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो -L i कैप प्लस 0 एंड x k कैप, ये हो जाएगा L² प्लस x² का अंडर द रूट का क्यूब। चलेगा? यस सर। ये इसके कारण है। अब इस वाले के कारण, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 L 0, इसके कारण हो गया k q1 q2 k q1 q2 फाइनल माइनस इनिशियल, तो -L j कैप प्लस x k कैप अपॉन L² प्लस x² का अंडर द रूट का क्यूब। चलेगा? इस वाले का भी हो गया, इस वाले का भी हो गया। इस वाले पे फोर्स ऑन Q2 पूछा गया है। एम आई राइट गाइज? अब प्रॉब्लम आएगी इस वाले में। इस वाले का कोऑर्डिनेट तो हो गया -L 0 0। अब तुम ये बता दो इसके कारण Q2 पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी। एम आई राइट? उसकी तरफ होगी ना? यस सर। यस सर। अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, उसकी तरफ होगी। यस तो सर। बता दो जरा वेक्टर कौन सा लेना चाहिए? ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट लेना चाहिए ना? यस सर। हाँ या ना? तो ये आ गया k q1 q2 माइनस L i कैप माइनस x k कैप। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये वाला है, इनिशियल ये वाला है। एम आई राइट? यस। अपॉन L² प्लस x² की पावर 3/2। चलेगा? यस। प्लस k q1 q2 अपॉन L² प्लस x² की पावर 3/2। और इस वाले में भी फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल कितना हो गया?
0 minus L 0, so that is minus L j cap minus x k cap. हाँ या ना? दिस इज द आंसर. आगे सिंप्लीफाई खुद कर सकते हो या मैं करके बताऊं? सर कर लेंगे. कर लोगे ना? आई कैप वाले अलग जोड़ देना, जे कैप वाले अलग जोड़ देना, के कैप वाले अलग जोड़ देना. तो अल्टीमेटली इस टाइप का बन जाएगा सम फोर्स एक्स कंपोनेंट आई कैप, वाई कंपोनेंट जे कैप एंड जेड कंपोनेंट के कैप. दैट इज योर फोर्स वेक्टर. एम आई राइट? यस सर. Yes, और sir. अगर कोई Yes. नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछता है तो वो नेट बन जाएगा रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर प्लस एफ जेड स्क्वेयर का अंडर द रूट. बोलो हाँ. मैं ये एंड वाली चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो पेपर में डालूंगा ना तो हो सकता है मैं एंड वाली चीज पूछूं. इतना बड़ा झंझट कौन लिखेगा यार आईजे के टर्म्स में. एंड में बोलूंगा द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज. तो एंड में मैंने क्या पूछा? मैंने एफ मैग्नीट्यूड पूछ लिया. बोलो हाँ. Yes. Yes, sir. ठीक है. तो फिर ये मत कहना सर ये तो आपने कराया नहीं. यार जब वेक्टर बन गया तो उसके बाद ये तो कर ही लोगे ना. गॉट इट और नॉट? लिख लिया Yes. सबने? लिख लिया सबने? सर एक बार नोट Yes. करना है. हाँ हाँ करो करो. सर जूम आउट कर दूं? फाइन. Yes. गाइस ये वाला टॉपिक हो गया. मैंने पिछली क्लास में ये बोला था कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और सेपरेशन इनके बीच में R है और दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो ये रिपेल करेंगे. इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ये मैंने पिछली क्लास में बताया था. बोलो हाँ. Yes, sir. ये मैग्नीट्यूड है. डायरेक्शन अलग से मैंने फिर कहा था वेक्टर फॉर्म में मतलब झंझट कर लेंगे. आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ या ना? तो उसके बाद मैंने कहा और आर कैप दोनों के लिए अलग अलग हुआ क्योंकि इस वाले जो ये वाला फोर्स F1 अलग है और F2 अलग है. हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है. तो ये चीज समझ में आ गई. अब मैं कुछ और बात करना चाहता हूं. मैंने कहा था K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. चलेगा? Yes, sir. यस सर. अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कहानी बोलना चाह रहा हूं. तो लेट अस टॉक अबाउट सम स्टोरी बिहाइंड इट. स्टोरी इज कि ये जो K है इसको और खोद के देखा जाए तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्या होती है? बहुत किताबों में तुम नोटिस करना वो K यूज भी नहीं करते. वो K की जगह जानते हो क्या यूज करते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9 और एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया? 8.85 इंटू में 10 की पावर मतलब 12 ऐसे कुछ. हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है. लगता है स्कूल से रट के आया है बच्चा. सर आपने ही वो बताया था. मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट बता दिया था क्या? सर मतलब अपने मतलब पुराने वीडियो लेक्चर में. अच्छा ओके. किसी ने मेरी पुरानी लेक्चर देख लिया. कौन था ये बच्चा? तो शिवांशु. ठीक है. अबे अपने वाला फॉलो करो क्योंकि पुराने वर्जन 2 सर दोनों देखे. हाँ वर्जन 1 में मैंने वेक्टर फॉर्म बहुत बाद में जाके कराई है पिछले साल और इस साल मैंने वेक्टर फॉर्म स्टार्टिंग में करा दी. तो वो जरूरी नहीं है कि आई एम फॉलोइंग द सेम एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर. इट माइट बी अप डाउन बाय. चीज वही कराऊंगा. ऑर्डरिंग के अंदर खिलवाड़ कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो पिछले साल का वीडियो देखोगे तो देखना उसमें वेक्टर फॉर्म मैंने आई थिंक 2 या 3 घंटे पढ़ाने के बाद कराई है और यहां पर मैंने पहले करा दी है. ठीक है. तो एप्सिलॉन नॉट और इंट्रोडक्शन कम दिया था. उस वाले में इंट्रोडक्शन ज्यादा दिया है. यस सर. तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई 8.85 इंटू 10 की पावर -12. इसको बोल देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. चलेगा? बस कुछ नाम याद रख लेना. इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस को एक और चीज बोल सकते हैं वैक्यूम. क्या बोल सकते हैं? वैक्यूम. कहने का मतलब है कि एक नई चीज आ गई कि ये परमिटिविटी क्या चीज है. इसके ऊपर ज्यादा खुदाई करने की जरूरत नहीं. कुछ कांस्टेंट है
जो कि डिपेंड करता है ऑन द मटेरियल बिटवीन द टू चार्जेस। इसका मतलब दिस फोर्स इज नॉट समथिंग लाइक कि हमेशा वही रहेगी। अगर तुम बीच का मीडियम चेंज कर दोगे तो दिस फोर्स विल चेंज। हाँ या ना? परमिटिविटी एक तरीके से क्या हो गया कि मटेरियल की परमिटिविटी कितना कितना परमिट करता है वो दोनों चार्जेस को इंटरेक्ट करने में। अब समझ में आया? परमिटिविटी क्या हो गया कि एक तरीके से एबिलिटी ऑफ द मटेरियल which allows the two charges to interact with each other। हाँ या ना? इसका मीडियम भी कितना परमिएबल है। हाँ, परमिएबल अलग होता है और परमिटिविटी अलग होता है। परमिएबिलिटी अलग वो चीज जो होती आपने है। डेफिनेशन बोली थी वो एक बार दोबारा रिपीट कर दो। अरे यार देख लेना ना कहीं, कोई डेफिनेशन मैंने तो हिंदी में बोली थी, हिंदी में रिपीट कर दूं? मैंने तो ये कहा था इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ द टू चार्जेस टू इंटरेक्ट। परमिटिविटी और परमिएबिलिटी अलग होती है, वो मैग्नेटिज्म में आती है। समझ में आ रहा है? तो एक शब्द एक्स्ट्रा जानने से कुछ अच्छा फायदा नहीं होता, कंफ्यूजन और हो जाता है। परमिटिविटी अलग है, परमिएबिलिटी अलग है, ठीक है? वो 3 महीने बाद आएगी परमिएबिलिटी। ओके ओके सर। दूसरी चीज इसका मतलब अगर मैंने मीडियम चेंज कर दिया, तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख दो एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन M भी लिख देता हूं मैं कई बार, जैसे कंफ्यूजन ना हो। एप्सिलॉन M क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किस किस को ये समझ में आ गया? Yes, sir. अगली चीज कि अब लोग तो बड़े जुगाड़ू हैं, उनको इससे भी चैन नहीं मिला। उन्होंने कहा हम एक नई चीज डिफाइन करेंगे, एप्सिलॉन R, और उसको डिफाइन कर देंगे एप्सिलॉन M डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज एप्सिलॉन R? कैन आई से दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी? Yes, sir. कैन आई से दिस इज relative permittivity? This is relative permittivity of a medium as compared to relative Vacuum. of medium as compared to vacuum, as compared to vacuum. Got it or not? ये ध्यान रखना, ये कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन R, दिस इज डायमेंशनलेस क्योंकि कैंसिल हो गया। एग्जैक्टली, दिस इज डायमेंशनलेस। जस्ट लाइक रिलेटिव डेंसिटी, उसमें भी ऊपर नीचे कैंसिल। एग्जैक्टली, कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ρ1 बाय ρ2 कर दोगे। हाँ या ना? यस Sir. अब इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? अब ये बता दो फॉर्मूला क्या बनेगा। कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज करेंगे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बोलो Yes, हाँ, sir. किस किस को समझ में आ गया? क्या मैं Yes. ये कह सकता हूं दिस इज लाइक फोर्स इन मीडियम is nothing but force in vacuum divided by epsilon R? बोलो हाँ। नहीं समझे? यस सर। सर एक बार फिर से समझ एक्सप्रेस कर अबे दो। तुम यार ये देख लो ना, हद हो गया। कैसे कैसे बच्चे हो तुम लोग, बहुत शैतान हो। ये क्या चीज है? एप्सिलॉन R को छोड़ के क्या है? फोर्स इन वैक्यूम। नहीं समझे? इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन M को ये नहीं लिख सकता एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये फॉर्मूला बन गया जो यहाँ पे लिखा है। हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? यस सर। और ये फॉर्मूला बन गया तो इसके अंदर मैंने बाकी चीजों को जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया? फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R नहीं बन जाएगा? अरे नहीं समझे तो फिर बोल दो यार, मैं फिर पॉइंट आउट कर देता हूं। इतने को एक चीज मान लूं तो ये क्या हो गया? फोर्स इन वैक्यूम। ये हो गया फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। चलेगा नहीं चलेगा? यस सर।
यस सर बोलते रहो भाई, जैसे मुझे गारंटी होगी तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया? Yes, sir. यस Yes, sir. इसका एक मतलब सेकंड पे नोट करना है बस। ओके ओके भाई गॉड, सबने एक साथ डिमांड क्रिएट करेगी सर नोट करना है। सर थोड़ा जूम आउट कर दो। भाई तुम लोग तो बहुत दुखी करते हो। अब सही है यार, इतनी तो मैं थ्योरी भी नहीं पढ़ाता, ज्यादा पढ़ाता हूँ। Oh, sir. गाइस मैं ये कह Yes, रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये समझ में आ गया, फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था, और जब सेपरेशन R पे थे, और जब ये वैक्यूम में थे तो फोर्स लग रहा था F। जब ये वैक्यूम में थे फोर्स लग रहा था F, हाँ या ना? अब मैंने, ये कब था? जब वैक्यूम में थे, और फिर मैंने इनको तेल में डुबो दिया, इन दोनों चार्जेस को मैंने तेल ऑयल में डुबो दिया। किस में डुबो दिया गाइस? ऑयल में। और इसने कह दिया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल इज 3। तो क्या मैं सिंपली कह सकता हूं फोर्स बिकम्स F/3? किस किस को ये बात समझ में आई है? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ या ना? अब मैं Yes, एक खास चीज बताने वाला हूं, पूछना मत कि अभी क्यों बताया, अभी इसका मतलब क्या है वगैरह वगैरह। रिलेटिव परमिटिविटी क्या एक और नाम भी होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। दैट इज वन एंड द सेम थिंग। चलेगा? Sir. Dielectric constant of a medium I will explain in the chapter called capacitors. Got it? In the Yes. chapter called capacitors I will explain dielectric constant. हाँ या ना? आज की डेट में तो ये मान लो कि इसका दो नाम हो गए, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ या ना? अब मैं ये भी बता सकता हूं कि जो किताब वाले हैं, बहुत सारी बुक्स वाले हैं, वो के वर्ड यूज नहीं करते। वो के वर्ड, मैंने कहा ना के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Yes, sir. वो के यूज नहीं करते, वो हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो सिंबल यूज करते हैं ना वो के होता है, तो के और एप्सिलॉन आर सेम होता है। तो कहीं पे कह दे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K1, तो बच्चे सर ये के कैसे, कोई 1/4 पाई एप्सिलॉन, मैंने कहा ना 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 ना, वो के अलग है, ये के अलग है। किस किस को बात समझ में आई है? Yes, Okay? sir. Yes, ये sir. अलग चीज Yes, हो गई। sir. तो मान लो ये कह देता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो हम F/K बोल देंगे ना इस फोर्स को। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. चमक गया कि नहीं चमक गया? So Yes, please be sure Yes, about this कि there are two different K's in the whole exercise. This K is different than the K which was 1/4 pi epsilon naught. These are two different K's. Different K's. समझ में आई बात या नहीं आई? Everybody got it? यहां तक का समझ में आ रहा है? Yes, sir. कूलम, अब ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैटर ऑफ फैक्ट बता दूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम K is always greater than equal to 1. मैटर ऑफ फैक्ट लिख दो इसे। क्या लिख दो गाइस? इसको लिख दो मैटर ऑफ फैक्ट। चलेगा? What do you mean Yes, by sir. K is greater than equal to 1? 1 कब होगा? 1 कब होगा? एप्सिलॉन वैक्यूम में वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर 1 होगा ना। K की वैल्यू 1 किसके लिए होगी? वैक्यूम के Vacuum लिए। के लिए. और बाकी सब मीडियम के लिए क्या होगा? K ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इक्वल टू 1 तो किसके लिए हो गया? वैक्यूम के लिए। Yes, sir. और बाकी सबके लिए ये ऐसे मान लो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नहीं कहते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ या ना? यस सर। बोलते थे ना? Yes, sir. वैसी सी बात हो गई। 1 किसके लिए होगा? एयर के लिए,
और बाकी सब सब्सटेंस के लिए, डायमंड हो गया, वाटर हो गया, सबके लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। बोलो हाँ। यस सर। ऐसे पढ़ा था ना 10th क्लास में, भैया भूल गए, मतलब 10th इज गॉन। Yes, sir. Yes, तो sir. ये भी ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट हो गया कि हमारा k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होगी, In vacuum. वैक्यूम में, और बाकी किसी भी मीडियम में डाल दो फोर्स कम ही होगी। Yes. दैट मेक सेंस ना, Yes, sir. क्योंकि k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इफ यू पुट इन एनी मीडियम योर फोर्स इज गोइंग टू डिक्रीज। हाँ या ना, मैक्सिमम इज इन वैक्यूम, ये याद रख लो, लिख लो कहीं, Yes, sir. लिख लिया। force will be maximum in vacuum, in any other medium that force is definitely going to decrease। हाँ या ना, Yes, sir. ओके। इसके बाद एक सेकंड नोट करना था। ओके हो गया। कूल। उसके बाद है उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो सुनो, अभी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं ना, इसी को जनरली हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोलोकियली क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दें, टेक्निकल वर्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। उसको किससे डिनोट कर देते हैं, ई वेक्टर से। किससे डिनोट कर देते हैं गाइस, ई वेक्टर से। अब मैं बता दूं व्हाट इज दिस। दिस इज अनदर वे ऑफ रीस्टेटिंग, इट इज अनदर वे ऑफ रीस्टेटिंग कूलम लॉ। व्हाट वाज द कूलम लॉ, व्हाट वाज द कूलम लॉ? चार्ज क्या Q1 है, चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, सेपरेशन R पे है। तो मैं ये कह सकता हूं Q1 के कारण Q2 पे फोर्स F लगेगा। कितना लगेगा गाइस, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, उसकी जगह मैं ये कह दूं कि चार्ज Q1 है और Q2 है ही नहीं, और R दूरी पे इस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगी, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज K Q1 बाय R स्क्वायर। ऐसे डिफाइंड है गाइस। कोई ये बता दो कि ये इसको अगर कोई लैंग्वेज में डिफाइन करना पड़े तो क्या चीज लिखी है मैंने? क्या मैं ये कह सकता हूं, फोर्स पर कूलम। एग्जैक्टली फोर्स पर कूलम हो गया, कि अगर यहां पर 1 कूलम रखा होता तो उस पर जो फोर्स लगेगी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया, एम आई राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे बताओ? सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज, और उसके कारण R दूरी पे मुझे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर 1 कूलम रख दो, और 1 कूलम पे जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। हाँ या ना? यस सर। Got it or not? How do you define electric field intensity? This is force experienced by plus 1 coulomb test charge टेस्ट चार्ज मतलब? अरे मतलब यहां पर टेस्टिंग के लिए 1 कूलम रख दिया, टेस्टिंग पर्पस के लिए 1 कूलम रख के देखूंगा उस पर फोर्स जितनी लगेगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यही तो किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज व्हाट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय plus 1 कूलम केप्ट एट दैट पॉइंट। हाँ या ना? तो फर्स्ट फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया ना, पर यूनिट चार्ज प्लस 1 कूलम पे जो फोर्स लगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ या ना? किस किस को समझ में आया है? नहीं आया तो बोल दो यार, नहीं आया। आ गया? आर यू श्योर? Yes, sir. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो डेफिनेशन मुझे। बता दो एक बार। बेटा बहरा बना दिया किसी ने तो मुझे। क्या कर रहे थे यार? तुम पहले तो ऐसे सोचो कि ये चार्ज Q है, उसके कारण कोई कह रहा है कि यहां पर R सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब डेफिनेशन पे जाओ, इस पॉइंट A पे पूछा है, क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A ड्यू टू Q चार्ज। समझे?
electric field intensity at A due to Q charge is defined as electric field intensity at A is defined as the force experienced by +1 coulomb kept at point A. तो अगर मैं A पॉइंट पे दूसरे कलर से +1 कूलम रख देता हूं तो उस पे फोर्स किधर लगेगी? इधर की तरफ लगेगी। ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? K Q इंटू 1/r²। बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना आ गया? K Q/r² इंटू आर कैप, डायरेक्शन के हिसाब से सोचना है तो, या क्या बोल सकते हो? K Q R वेक्टर अपॉन R वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड का क्यूब। चलेगा? किस किस को ये लग रहा है Yes, कि sir. ये चीज और हमारा जो कूलम लॉ था वो सेम ही है? Yes, sir. हाँ या ना? ये पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाला है मैंने, पॉजिटिव क्यू के कारण, पॉजिटिव क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए बताओ। समझे कि नहीं समझे? पॉजिटिव चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए बताओ। तो कितना आ गया? KQ/r² अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। हाँ या ना? यहां पे बी पे पूछेगा तो ये डिस्टेंस हो गया मान लो L, तो यहां पर फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी KQ/L²। हाँ या ना? Yes, sir. समझे कि नहीं समझे? अगर नेगेटिव चार्ज होता तो लिख लिया सबने। लिख लिया sir. अब डेफिनेशन समझ में आ गई है? डेफिनेशन क्या बोली थी मैंने? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट? दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय +1 कूलम केप्ट एट दैट पॉइंट। हाँ या ना? अब ये बताओ, सुनो सुनो, सपोज मेरे पास नेगेटिव क्यू होता और यहां पर नेगेटिव क्यू के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। बी पॉइंट पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी ड्यू टू -q। सर सेम ही रहेगी। यार नहीं, डायरेक्शन उल्टी नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहां पर +1 कूलम रखूंगा तो उसकी तरफ फोर्स लगेगा ना, Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KQ/r² टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। यस सर। किस किस को ये समझ में आ गया? Yes, sir. गॉट इट? इनफैक्ट मैं तुम्हें सही बात बताऊं, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है जो मैं अभी कूलम्स लॉ करा रहा था ना, KQ1 Q2/r² करके क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत ही नहीं है मुझे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की आदत है। समझ में आई बात? मतलब व्हाट इज मोर प्रिवेलेंट इन क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक फील्ड रादर देन कूलम लॉ डायरेक्टली लगाना। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की आदत है मेरी, मुझे कूलम लॉ से फोर्स निकालने की आदत नहीं है। किस किस को ये समझ में आ गया है? तो दो चीजें हमने रटी हैं। अगर +q होता है तो किसी पॉइंट पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाती है KQ/r², और अगर कोई नेगेटिव q होता है तो r डिस्टेंस पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इसकी तरफ हो जाती है KQ/r²। किस किस को ये समझ में आ गया? ये हमारा टेक अवे है। इतनी बकवास करके मैंने ये चीज बोली, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यहां तक चलेगा? Yes, sir. पक्का? पक्का समझ में आ गया ना? हाँ सर, आ गया. सर आ गया। लिख लिया हाँ सर, 1 मिनट Yes, लिखे हैं। सर लिख रहे हैं. लिखो बेटा। चलिए. ऊपर यही तो लिखा है यार, यही तो लिखा है, इतनी देर से मैं यही तो समझा रहा हूं। उसके बाद ये रिजल्ट बन गया। मतलब अब बार बार 1 कूलम रख के देखूंगा नहीं ना मैं, मेरे को याद हो गया। समझे? मैं बार बार 1 कूलम थोड़ी रख के देखूंगा, मैं तो कहूंगा यार पॉइंट चार्ज क्यू है, यहां पर फील्ड क्या हो जाएगी KQ/r²। पॉइंट चार्ज क्यू है, यहां पर फील्ड क्या हो जाएगी KQ/r²। ये पॉइंट चार्ज क्यू है, इसके यहां पर फील्ड क्या हो जाएगी अवे KQ/r²। यहां पर नेगेटिव चार्ज है,
यहाँ पर फील्ड कितनी हो जाएगी उसकी तरफ के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगी उसकी तरफ के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर कितनी हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर उसकी तरफ, आर ये डिस्टेंस होएगा। बोलो हाँ, किस किस को चमका? Yes, sir. Yes, sir. श्योर। अब एक चीज तो ये बता दी, अगली चीज मैं बताने वाला हूं, ये मैंने जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको मैंने एक बार बस एज अ रिजल्ट बताई थी इन एसएचएम। मैंने ये कहा था इफ सम चार्ज is kept in external electric field, it experiences a force, इसको ऐसे सोचो गाइस कि मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये किसके कारण है? ये किसके कारण है? अरे यहां पे कुछ चार्जेस पड़े होंगे, उन सबके कारण नेट, हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. इस वाले के कारण कुछ हो गई, Yes. इस वाले के कारण कुछ हो गई, इस वाले के कारण कुछ हो गई, इस वाले के कारण कुछ हो गई, इस वाले के कारण कुछ हो गई। तो बाकी इन सब ने मिलके इस पॉइंट पे वेक्टर्स बनाए होंगे E1 E2 E3 E4 E5, सबका वेक्टर सम कर दिया तो ये ई नेट आ गया। बोलो हाँ। तो ये क्या हो गया? इस पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मान लो ये हो गई सपोज से 20 न्यूटन पर कूलम, चलेगा? बाय द वे आई थिंक यूनिट शुड बी न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज है। बोलो हाँ, फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो है। Yes, sir. अब मैंने कहा इस पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रख दिया, इस पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रख दिया सपोज Q0। अब ये बता दो Q0 पे फोर्स कितनी लगेगी? क्या मैं कह सकता हूं इस पे फोर्स लगेगी Q0 इंटू ई एक्सटर्नल? बोलो हाँ। Yes. क्योंकि टेक्निकली ई एक्सटर्नल क्या था? फोर्स ऑन वन कूलम। अगर Q0 होगा तो कितने टाइम्स फोर्स लगेगा? Q0 इंटू ई। बोलो हाँ। Yes, sir. अरे भैया ई क्या था? फोर्स ऑन वन कूलम। अगर 2 कूलम होगा तो फोर्स कितना टाइम लगेगा? 2e के टाइम्स। 3 कूलम Yes, होगा तो sir. फोर्स कितना लगेगा? 3 टाइम्स। हाँ या ना? Yes, sir. बच्चे कह रहे पागल हो गए सर, कूलम लॉ को तोड़ के 2 हिस्सों में तोड़ दिया, पहले फील्ड निकालो फिर क्यूवी करके फोर्स निकाल लो। बोलो हाँ, यही तो किया है। समझे Yes, कि नहीं समझे? नहीं समझे? आधे बच्चे तो बाउंसर चला गए उनके। मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे ई एक्सटर्नल तो हो गया। एक्सटर्नल वर्ड क्यों यूज किया ये बता दो पहले तो। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल? वो इस वाले चार्ज की नहीं है, वो दूसरे चार्ज। हाँ बिल्कुल सही बोला, वो इस वाले की है। Q0 के कारण नहीं है वो ई, बाकी सबके कारण है। बोलो हाँ, बाकी सबके कारण है। सही है। तो और अब यहां पर Q0 पे रख दिया तो उस पर फोर्स कितनी लग जाएगी? Q0 इंटू ई। ई कौन सा? एक्सटर्नल। हाँ या ना? तो एक नया रूल बना कि किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहां पर अगर मैं चार्ज रख देता हूं Q0 तो उस पर फोर्स लगती है Q0E। सही है कि नहीं है? और ये ई ध्यान रखना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं एक्सटर्नल। कैपेसिटर पढ़ाते हुए ना वो एक्सटर्नल तुम भूल जाओगे और मेरे को ना बहुत तेज गुस्सा आएगा, और उस टाइम पे मैं कहूंगा देख एक्सटर्नल मैंने बोला था। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और मैंने माइनस Q0 रख दिया तो फोर्स कितनी लगेगी? इधर की तरफ लगेगी। कितनी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। Yes. Q0E। हाँ या ना? हाउ इज दैट? Yes, sir. सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. लिख लिया सबने? क्या रिजल्ट बन सर रहा है? 1 सेकंड लिखना है। लिख सकते हो इसको चाहो तो तुम थोड़ा सा थ्योरी टाइप से करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इफ अ पॉजिटिव चार्ज
is kept in external field, then it experiences force q times external field in the direction of field. If a negative charge is kept in external field, then it experiences a force in the direction opposite to the direction of electric field, and the value is again q times E. हाँ या ना? सर डायरेक्शन नहीं समझ आई। ओ यार तुम अजीब हो। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स ऑन 1 + 1 कूलम। अगर -1 कूलम रखूंगा तो फोर्स किधर लगेगी? फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में नहीं लगेगी। हाँ? फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगी क्या उस चार्ज पे, अगर नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो? यहां पर फील्ड है पॉजिटिव तो ये फील्ड, अरे यार ये फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम। यहां पर मैंने रख दिया +1 कूलम, तो उस पे फोर्स कितनी लग रही है? 20 न्यूटन। बोलो हाँ। फोर्स का मैग्नीट्यूड समझ आ गया, डायरेक्शन क्यों? अरे बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, सुन तो लो, बता तो रहा हूं। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E, और यहां पर अगर -1 कूलम रखूंगा तो उस पे फोर्स किधर लगेगी? ऊपर वाले के ऑपोजिट। तो इधर लगेगी ना। कितनी लगेगी? 20 न्यूटन। और अगर -1 की जगह मैंने -2 कूलम रख दिया तो? 40। हाँ, तो मैंने और क्या फ्रेंच बोली है? नहीं, जो ऊपर आपने किया ना वो एरो उसके डायरेक्शन में क्यों है? ऑपोजिट होना चाहिए ना, प्लस तो रिपेल करता है। तुम्हारा ना, तुम हो गए कंफ्यूज, और अब तुम कंफ्यूज हो गए, सबको कर दिया कंफ्यूज। हमने सिर्फ ये बोला है कि कोई अगर यहाँ पे फील्ड होती है तो यहाँ पे चार्ज रख दूं, ये इसके कारण नहीं है, फील्ड एक्सटर्नल फील्ड है, तो यहाँ पर इस पे फोर्स क्यू ही लगता है। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। चलो एक काम करते हैं और आसानी से समझाते हैं। ये Q1 है, ये Q2 है, चलेगा? हाँ। ये R है, दोनों पॉजिटिव ले लो, दोनों पॉजिटिव ले लो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब ये बता दो Q1 के कारण Q2 वाले पॉइंट पे फील्ड कितनी है? उसमें Q2 का कोई रोल आ रहा है? नहीं। तो कितनी होगी? KQ1/R²। हाँ। अब Q2 पे फोर्स कितनी लगनी चाहिए? Q2 × E। चलेगा? हाँ। यहां तक समझ में आ गया? हाँ। अब मैंने कहा Q1 है और ये Q2 है। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये बताओ Q1 के कारण यहां फील्ड कितनी होनी चाहिए? डायरेक्शन यही है। हाँ जी। और इसका ये फील्ड में Q2 का कोई रोल नहीं होता। फील्ड तो एक्सटर्नल निकाल रहे हो इस पॉइंट पे, अपार्ट फ्रॉम Q2। हाँ या ना? यस सर। अब Q2 पे फोर्स कितनी लगेगी? मैंने यही तो बोला कि नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स इधर की तरफ लगेगी। कितनी लगेगी? Q2 × E। अब बताओ मैंने क्या गलत बोला है? सही तो आ रहा है? समझ गई। समझे? अगर एक और केस ले लेता हूं, ये बोल दिया -Q1 है और ये +Q2 है, तो Q1 के कारण यहां पे फील्ड कितनी है? Q1 के कारण फील्ड कितनी है? KQ2/R²। भाई इस पॉइंट पे KQ1/R², दिस इज द फील्ड। बोलो हाँ। ये तो Q2 के कारण थोड़ा ना। Q1 के कारण Q2 वाले पॉइंट पे, फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर माइनस है तो ठीक है, फील्ड का समझ गई, अपोजिट समझ और वो गई। क्योंकि मैंने यही तो बोला कि नेगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे फील्ड उसकी तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे फील्ड उससे अवे होती है। बोलो हाँ। हाँ। तो यहां पर फील्ड तो हो गई KQ1/R²। अब Q2 पे फोर्स कितनी लगेगी इस फील्ड के कारण? इधर की तरफ लगेगी। कितनी लगेगी? Q2 × E। बोलो हाँ। हाँ। तुम कहोगे यार ये तो अच्छी सी चीज बन रही थी, उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया। बोलो हाँ। यस सर। सर लेकिन एक और बार फील्ड वाला समझा दो सर, मैं कंफ्यूज हो गया। कौन बोला है तो बता दो, नाम तो बताओ। पीहू। हे भगवान, भगवान मुझे उठा लो भगवान मुझे उठा लो। बच्चों ने दिमाग कर दिया खत्म। मैंने तो एक सेकेंड इसको ना दो हिस्सों में दो अलग अलग चीजें कैसे याद करोगे? अगर कोई चार्ज रखा और यहां पर फील्ड होती है E, तो इस पे फोर्स लगता है QE।
पहली चीज तो ये याद कर लो, चलेगा। और यहाँ पर फील्ड है अगर E और चार्ज माइनस क्यू रखा तो फोर्स इधर की तरफ होता है कितना, QE। QE। ये तो एक चीज याद करो, हाँ या ना। यस सर। और दूसरी चीज याद करो कि अगर कोई चार्ज रखा और उसके कारण इस पॉइंट पे फील्ड कितना होता है, वो उसके साइन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन KQ1/R²। और अगर -Q1 रखता हूं तो उस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे फील्ड उसकी तरफ होता है KQ1/R²। चलेगा? हाँ यस सर। बस इतना याद रखना है तुम्हें। समझना क्या था इसमें? हाँ सर, वो बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, सॉरी। दो अलग चीजें हैं, एक चीज मत करना उसे प्लीज। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, हाँ या ना। दोनों को मिला दें तो कूलम लॉ बन गया। सही है? यस सर। यस सर। ठीक है। जैसे एक पिछली बार क्वेश्चन किया था, जैसे एक पिछली बार क्वेश्चन किया था मैंने, आगे बढ़ूं? लिख लिया था ये सबने गाइस? लिख लिया था सर। ओके। जैसे एक पिछली बार मैंने क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था ऐसे रख दिया जाए, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये Q है, या ये Q है, ये -Q है, ये Q है, और ये Q है, ये L है, ये L है, और इन्होंने फोर्स नेट ऑन A पूछ लिया। फोर्स नेट ऑन A, हाँ या ना? पूछ लिया। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, मैंने पिछली बार ऐसे किया था, ये वाला तो रिपेल करेगा, चलेगा, KQ²/L²। ये वाला अट्रैक्ट करेगा कितना, KQ²/L²। और ये वाला रिपेल करेगा डायगोनल के अलोंग ऐसे, KQ²/√2L का स्क्वायर इज 2L²। बोलो हाँ, बिकॉज दिस लेंथ विल बी √2L। फिर मैंने कहा था वेक्टरों का सम करना है मुझे, वेक्टरों का सम करना है, तो मैंने दो एक्सिस चूज कर ली। ये वाला एंगल 45 है, इसको कंपोनेंट्स में तोड़ दो। इसका x कंपोनेंट हो जाएगा KQ²/2L², cos 45 होता है 1/√2। इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा KQ²/2L², साइन 45 होता है 1/√2। हाँ या ना? x एक्सिस में अलग से ऐड कर दो, y एक्सिस में अलग से ऐड कर दो। x एक्सिस में ऐड करूंगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, KQ²/L², 1 + 1/2√2। और y के अंदर ये वाला बड़ा था, ये वाला छोटा था, तो हो जाएगा KQ²/L², 1 - 1/2√2। ये फोर्स का हो गया y कंपोनेंट, ये फोर्स का हो गया x कंपोनेंट। तो नेट फोर्स हो जाएगी ऐसे कुछ, F at some angle theta where tan theta will be given by perpendicular by base। perpendicular by base करेंगे तो बाकी सब तो कट जाएगा, 1 - 1/2√2 अपॉन 1 + 1/2√2। और F नेट कितना हो जाएगा, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, fx² प्लस fy² का रूट। बोलो हाँ। ये मैंने पिछली बार करवाया था, बोलो यस सर। ये आई थिंक क्लास का पहला क्वेश्चन था। यस सर। दूसरा रहा होगा यार, मतलब टेक्निकलिटी पे लड़ोगे क्या? अब मैं इस क्वेश्चन को फील्ड मेथड से क्या बोलूंगा, मैं ये कहूंगा, फोर्स पूछा था ए पे, मैंने कहा फोर्स ए पे छोड़ दो, उसकी जगह क्या कहो, जैसे मेरी इस क्वेश्चन को करने की आदत है, ये Q है, सपोज Q है, और ये -Q है। मैंने कहा ए वाला चार्ज है ही नहीं, ए वाला चार्ज है ही नहीं, उसकी जगह मैं क्या कह दूंगा, ए वाले पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे, इस वाले के कारण फील्ड इसकी तरफ होगी, कितनी होगी, KQ/L²। इस वाले के कारण अवे होएगी KQ/L²। इस वाले के कारण इधर होएगी KQ/2L²। चलेगा? बोलो हाँ। यस सर। अब दोनों को कंपोनेंट्स ले लिया, तो कंपोनेंट्स ले लिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में कितनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हो गया KQ/L²। इसका कॉस ये 45 डिग्री हो गया, रिजॉल्व कर देना दो एक्सिस चूज करके, तो ये आ जाएगा 1 + 1/2√2। हाँ या ना?
और वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट कितना हो गया, के क्यू बाय एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2√2। बोलो हाँ। यस सर। तुम कहोगे यार ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने, तो ए पे फोर्स निकालनी थी, ए का तो चार्ज ही खा गए आप। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ए को भूल जाओ, ए को भूल जाओ, वहां पर एक्सटर्नल फील्ड निकालो, हाँ या ना, उसको छोड़ के बाकी सबके कारण। और अब मैं अलग से लाके कह दूंगा कि मैंने यहां पर ए पे चार्ज पटक दिया। अगर मैंने ए पे लाके चार्ज पटका, वो पॉजिटिव पटका या नेगेटिव पटका, पॉजिटिव पटका ना, तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं क्यू रख देता तो उस पे एक तो इधर की तरफ फोर्स लगती क्यू इंटू ई एक्स, और एक फोर्स इधर की तरफ लगती क्यू इंटू ई वाई। बोलो हाँ। यस सर। यार बात तो वही नहीं हो गई, वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, वही बोल रही। हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूं, घुमा के काम करना चालू कर दिया हमने थोड़ा, हाँ या ना? सर ठीक है सर। जब क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो रहा था तो ये वाला मेथड, अरे हम बता रहे हैं ना, कुछ रीजन होता है उनका भाई, क्योंकि हमेशा फील्ड तो हमेशा होगी, फोर्स हो ना हो, समझे कि नहीं समझे? मान लो इस ए पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं होता तो क्या फील्ड होती या नहीं होती? फील्ड तो होती। तो फील्ड इज समथिंग विच इज मोर, क्या बोलते हैं, जेनेरिक रादर देन फोर्स। एम आई राइट? जहां पर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, मेरी उंगली पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, लेकिन आसपास चार्ज पड़े हैं, तो इस पॉइंट पे कुछ बन रहा है ना, या नहीं बन रहा है? वो क्या बन रहा है? फोर्स बन रहा है या फील्ड बन रहा है? फील्ड बन रहा है। अब समझ में आई बात है नहीं आई? यस सर। तो अगर कोई Yes, sir. कोई थ्योरेटिकल चीज उन्होंने डाली है कि ऐसे करके सोचा जाए तो बेटर है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। ठीक है, आगे बढ़े। सर Yes, अगर sir. नेगेटिव होता तो माइनस साइन आ जाता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। उसने बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है। हाँ नोट करो। बच्ची ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी है, वो कह रही है माइनस क्यू डैश होता है यहाँ पर, तो मैं कहता इस माइनस क्यू डैश पे इधर एक फील्ड एक फोर्स लगती क्यू डैश इंटू ई वाई, और इधर फोर्स लगती क्यू डैश इंटू ई एक्स। अब तुम्हें समझ में आया? मोर जेनेरिक नहीं हो गया ये फील्ड वाले तरीके से करना? यस सर। कल वो चार्ज उठा के अलग अलग चार्ज रखना चालू कर दे ए पे, तो मैंने फोर्स से कर रहा हूं या फील्ड से कर रहा हूं, विच इज बेटर? फील्ड से कर रहा हूं। फील्ड वाला। ठीक है, लिख लो तो बता देना। लिख रहा हूँ। चलो तुम लिखो, तब तक मैं एक क्वेश्चन देता हूं, पानी लेके आता हूं, तब तक तुम ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये है, मान लो, क्या क्वेश्चन ट्राई करोगे? दिखाई दे रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? ये Q है, ये Q है, ये माइनस Q है, ये माइनस Q है, ये L है, ये L है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट A, which is the point of intersection of the diagonals, which is the point of intersection of the diagonals. हो जाएगा? Yes. You have got 2 minutes to do this question. सर अब किसी बच्चे का जीरो तो नहीं आ रहा है, वो उसने बेवकूफ ने ना डायरेक्शन नहीं ली है, ऐड हो जाएंगी यार। यस सर, चारों ऐड हो जाएंगी। जीरो नहीं आ रहा। हाँ ऐड हो जाएंगी। जीरो तब होता जब सारे पॉजिटिव होते। यस सर। जीरो तब आता जब सारे पॉजिटिव होते, क्योंकि इसके कारण फील्ड इधर होएगी और इसके कारण फिर फील्ड इधर होएगी। तुमने देखा नहीं नेगेटिव है, और सारे का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? मैंने 2 नेगेटिव लिए थे, 2 पॉजिटिव लिए थे, इसीलिए लिए थे कि जीरो नहीं होगा। कुछ भी नहीं था यार, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये Q है, ये Q है, ये माइनस Q है, ये माइनस Q है, ये L है, ये L है, ये √2L/2 तो L/√2 है। तो इसका मतलब इसके कारण फील्ड इधर है, इस वाले के कारण, इस वाले के कारण भी फील्ड इधर है उसकी तरफ, इस वाले के कारण अवे है और इस वाले के कारण अवे है, हाँ या ना?
तो इधर Yes, कितना आएगा 2 टाइम्स k q बाय l बाय रूट 2 का स्क्वायर, ये भी वही होगा k 2 टाइम्स k q बाय l स्क्वायर इंटू 2। सही है। अब ये बता दो ये दोनों जो हैं ये कितने एंगल पे हैं? 90 डिग्री पे हैं। तो Yes, सीधा sir. सीधा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रूट Root 2 A. टू ऑफ 4kq बाय l स्क्वायर। दैट्स आंसर। मेरा सेम निकला था ये वाला। यही Yes, आ रहा sir, था। आ गया था। तो आना भी चाहिए था, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन मैं सोच नहीं सकता था। उसमें भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है या नहीं है? इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन मैं सोच नहीं सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा मैडम की भी क्लास चल रही है, उनका मैं दरवाजा खोल के आ गया, डिस्टरबेंस हो गई। हाँ गाइस हो गया? एक नोट डाउन कर रहा था। कर लो यार, नोट कर लो, हो जाए तो बता देना। यहां तक का हो गया, आगे बढ़े? हुआ या नहीं हुआ? भाई इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अवे, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे होती है। इस नेगेटिव के कारण क्या होगी? उसकी तरफ। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि सेपरेशन सेम है, हाँ या ना? और वैल्यू कितनी होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? एल बाय रूट 2। यस सर। तो 2 टाइम्स हो गया ना। अब तुम ये मत कहना ना हमें वेक्टर, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं और ये 10 का वेक्टर है, ये 10 का है, तो नेट वेक्टर 20 का हो जाता है, हमें यही नहीं आता, तो मैं कैसे हेल्प कर दूं बताओ? अच्छा आगे से अब ये वाला वेक्टर हमारा इस वाले के कारण जो है वो इधर की तरफ ई हो गया, इस वाले के कारण भी ई हो गया, तो रिजल्टेंट हमारा ये हो जाएगा, हाँ या ना? और उसके बाद दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे? दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर द रूट करूंगा तो रूट 2 टाइम्स दैट वैल्यू नहीं आ जाएगी? अब ये मत कहना ना कि अगर इधर f है और इधर f है और हमें इसका रिजल्टेंट लेना नहीं आता 90 डिग्री पे, इसका 90 डिग्री पे है तो ये रूट 2f नहीं होता? बोलो हाँ। यस सर। भाई 11वीं क्लास के अंदर वेक्टर नहीं पढ़ा जिसने, वेक्टर एडिशन नहीं सीखा कंपोनेंट मेथड से, वो यहाँ पर फिनिश है। वो निपट जाएगा। तो तुम फिनिश तो नहीं हो गए ना? समझ में आ गया है नहीं आ गया बालक? यस सर। गुड। यस सर। अगली चीज बताते हैं, चलो अगली चीज बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझाया है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, तो मैं कहूंगा यार ये तो बड़ा, हालांकि हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? और तीसरा टर्म आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 3 डिफरेंट टर्म्स है, ये तीनों एक्चुअली डिफरेंट टर्म्स हैं, एक ही टर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये हो गया मैथमेटिकल वे ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है फिर? क्या मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड है कि कोई चार्ज अपने आसपास की दुनिया में अपना इंफ्लुएंस क्रिएट कर देता है कि कोई और चार्ज लेके आऊं तो उस पर फोर्स लग जाए? बोलो हाँ। यस सर। हाउ डू आई डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड? यार थ्योरी पढ़ाना तो बड़ा फनी चीज होती है, दिस इज थ्योरी वाला पार्ट इफ यू थिंक ओवर इट, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एक हाइपोथेटिकल, ये ऐसी चीज हो गया कि एनी चार्ज in the surrounding region create some influence so that
if some other charge is brought into that region, that other charge will experience a force due to this charge. बोलो हाँ. Yes, sir. Yes, sir. अरे हिंदी में बताएं, हिंदी तो हमें वैसे ही नहीं आती ढंग से. समझ गए सर. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं ये कह Yes, सकता हूँ, sir. मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज. इन शॉर्ट फॉर्म, it is region of influence of a charge. What is electric field? It is region of influence of a charge. If some other charge is brought into that region, that new charge will experience a force due to the old charge. How is that? कुछ समझ में आया? कुछ. Yes, sir. Yes, sir. What is electric field? It is region of influence of a charge. हाँ या ना? How is electric field measured? In the form of electric field intensity. Got it? How is electric field measured? In the form of electric field intensity. हाँ या ना? Yes, sir. अब रुक जाओ. और बात क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? अब इसकी डेफिनेशन लिखोगे तुम लोग अभी कॉपी में. इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखी या नहीं लिखी? Yes, sir. लिख ली सर. हाँ, it is region of influence of a charge. And what is electric field lines? Electric field lines are hypothetical drawing करके lines बना दी to represent electric field. सर ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही नहीं हो गया? बिल्कुल यार, ये वही तो है. तुमने मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ लिया, जबकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ना चाहिए था. सर रिपीट करना एक बार डेफिनेशन. किसकी? सर फील्ड लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. हाँ, these are लिख लेते हैं तो. These are hypothetical lines used to represent electric field at some point, in some region. इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इनकी प्रॉपर्टी आपस में कभी नहीं मिलेंगे, मतलब पैरेलल नहीं, रुक जाओ. so that tangent at any point gives us electric field की direction At that point. कुछ ऐसे सोचो ना कि किसी रीजन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे बना दी. पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एरो होता है. बच्चे कहेंगे एरो क्यों होता है? मैंने कहा इस पॉइंट पे मुझे क्या पता डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट कौन सी लेनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लूं, टेंजेंट भी बना दूंगा, तो इधर की तरफ लूं या इधर की तरफ लूं. एरो से सोचेंगे. किससे सोचेंगे? एरो से सोचेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एरो बनाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. किस को समझ में आया? यस सर. ये E1 वेक्टर हो गया, ये 2 पॉइंट पे E2 वेक्टर हो गया, 3 पॉइंट पे E3 वेक्टर हो गया, हाँ या ना? 4 पॉइंट पे E4 वेक्टर हो गया. Got it or not? Yes, sir. तो क्या मैं ये कह सकता हूं? तो इसका मतलब ये भी साइड में लिख सकते हो. These lines will always have a arrow. These lines will always have a arrow, so that you know which tangent to draw. हाँ या ना? Got it or not? Yes, sir. दूसरी चीज, इनके अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी किसी बच्चे ने बोल दी थी अभी. उसने कहा था two lines can never intersect. Two lines can never intersect. मान लो इंटरसेक्ट करती हुई बना दी मैंने. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक थी, एक दूसरी वाली बना दी, तो एम्बिग्विटी आ गई ना. जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, हाँ, या इधर है, तो कोई वेक्टर की डायरेक्शन तो एक ही होगी ना. तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. तो क्या चीज आ गई? एम्बिग्विटी.
कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब दे विल नेवर इंटरसेक्ट, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट दैट पॉइंट यू डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डू यू डोंट, ये वाली है या ये वाली है, पता ही नहीं ना, तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट। हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। अब मैं ये कहूं, कि सपोज आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? सोचते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मान लो मैंने आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज रख दिया यहां पर ऐसे, एंड दिस इज सपोज से प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज है, क्या मैं ये कह सकता हूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी? हाँ या ना? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, 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 बोलो हाँ। यस सर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इस पॉइंट पे इधर होगी, इस पॉइंट पे इधर होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज विल बी स्ट्रेट लाइंस रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम दैट चार्ज? किस किस को फील आई? यस सर। किस किस को चमका? यस सर। यस सर। This is different than magnetic field lines if you think over it. Magnetic field lines always formed closed loops if you remember. Yes sir. Yes. These are not forming closed loops if you think over it. They are emerging from positive charge, and they are, in this particular case, they are ending on infinity. They are ending on infinity. सही है कि नहीं है? Yes sir. तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, इंफिनिटी में भाग जाते हैं रेडियली आउटवर्ड। हाँ या ना? अच्छा, अब ये बता दो, आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड का मतलब क्या है? इस दुनिया में और कोई चार्ज नहीं है। डज दैट मेक सेंस? तभी तो आइसोलेटेड बोला है। यस सर। यस सर। ठीक है, रुको एक मिनट, ये व्हाट इज रॉन्ग विद माय, हाँ अब सही है। मेरी गर्दन काट रहा था यार वीडियो। ठीक है, एनीवे, अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज होता तो ये पॉइंट चार्ज माइनस क्यू है, क्या मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पे फील्ड इधर की तरफ होगी, इस पॉइंट पे फील्ड इधर की तरफ होगी? हाँ, नेगेटिव की तरफ ही होती है, यही तो पढ़ाया था मैंने। इस पॉइंट पे फील्ड किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी रेडियली इनवर्ड, इंफिनिटी से निकलेंगी और चार्ज के अंदर घुस जाएंगी? एम आई राइट? यस सर। यस सर। किस किस को समझ में आ गया? आ गया सर। यस सर, आ गया। यस सर। मतलब इंफिनिटी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं प्रॉपर्टी ये बन रही है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल सकती है, या इंफिनिटी से भी निकल सकती है, या इंफिनिटी से भी निकल सकती है, और नेगेटिव चार्ज में फील्ड अंदर घुसेगी, या इंफिनिटी पे भी जा खत्म हो सकती है? हाँ या ना? तो फील्ड लाइंस इंफिनिटी से तो निकल भी सकती है, खत्म भी हो सकती हैं, और वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव से निकलती है इंफिनिटी और नेगेटिव के अंदर खत्म होती है। हाँ या ना? दे कैन एमर्ज फ्रॉम इंफिनिटी और पॉजिटिव, दे कैन एंड ऑन इंफिनिटी और नेगेटिव। नहीं समझे? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, अब ये सोचो जरा, पॉजिटिव वाला लिया मैंने तो फील्ड लाइंस ऐसे बनाई थी ना, ऐसे बनाई थी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस रीजन में लाइंस पास पास हैं?
इस रीजन में आते आते लाइंस दूर दूर हो गई, सही है? यस सर। क्या मैं ये कह सकता हूँ स्पेसिंग ऑफ लाइंस इज अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड? जब लाइन पास पास होंगी तो मैग्नीट्यूड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर के क्यू बाय R1 स्क्वायर होगा, हाँ या ना? और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाय R2 स्क्वायर, हाँ या ना? ये R2 हो जाएगा। किस किस को चमका है? तो मैंने, हाँ ये तो दिखाई दे भी रहा है, R2 बड़ा हो जाएगा तो फील्ड कम हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब लाइंस पास पास होती हैं तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, और दूर दूर होती हैं तो मैग्नीट्यूड कम होता है। ये एक और प्रॉपर्टी होगी, लिखनी पड़ेगी तुम्हें। एक प्रॉपर्टी हो गई, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, टेंजेंट हमारा डायरेक्शन देगा, हाँ या ना? अगला होगा कि पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में घुसेंगी, और अगला क्या होगा, पास पास होंगी तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और दूर दूर होंगी तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होगा। मतलब इनफैक्ट एचसी वर्मा में एक देयर इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, उसने ऐसे डायग्राम बना दिया, और कहा कि ए पॉइंट और बी पॉइंट में किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? ए पे ऑब्वियसली ए पे, क्योंकि बी पे तो लाइनें दूर दूर हो गई ना, तो दूर दूर हो गई तो मैग्नीट्यूड कम होता गया। किस किस को बात समझ में आई है गाइस? यस सर। पक्का? श्योर? टफ तो नहीं था? यस सर। और देखते हैं, और प्रॉपर्टी देखते हैं। सपोज सर एक बारी थोड़ा ऊपर कर दोगे, वो एक्चुअली लिखना था थोड़ा। हाँ बस यहाँ पर। if they are close together magnitude is large, if they are away from each other lines are dur dur, then the magnitude of electric field at that point is low, small. ठीक है? Magnitude of electric field means magnitude of electric field intensity. When I say magnitude of electric field, I actually mean magnitude of electric field intensity. Got it? Yes sir. अरे भाई टफ तो हम पढ़ाते ही नहीं है, हम तो बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? लग रहा है नहीं लग रहा है? भाई ये टफ हो या आसान हो, इस लेक्चर को 2-3 बार नहीं लिखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है? यस सर। ओके, यहां तक का हो गया, यहां तक का हो गया। और क्या कह सकते हैं? मान लो यहां पर मैंने आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज रखा, और यहां पर मैंने आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज डबल रख दिया। क्या फर्क होगा? इसकी फील्ड लाइंस अगर मैं बनाऊंगा रेडियली आउटवर्ड, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने 8 लाइनें बनाई तो टेक्निकली मुझे इसके अंदर कितनी बनानी चाहिए? 16 बनानी चाहिए। किस किस को समझ में आया? 16 Yes, बनानी sir. चाहिए, क्योंकि टेक्निकली वो वाला चार्ज ज्यादा ताकतवर है, डबल ताकतवर है इस वाले से, हाँ या ना? दोनों आइसोलेटेड बनाई है। Yes, sir. तो मतलब एक और फंडा बना कि नंबर ऑफ लाइंस is directly proportional to magnitude of charge. Number of lines is directly proportional to magnitude of charge. Everybody got it or not? किस किस को फील आई इस चीज की? कुछ नहीं आया? Yes, आ गया सर। आ गया? लिख सर? लेना। हाँ जैसे कि अगर ये प्लस की जगह माइनस होता, मतलब इधर तो -16 आ जाता, नहीं मतलब 16 लाइनें उसके अंदर घुसती हुई होती, मतलब इधर -2 क्यों चार्ज होता? अगर -2 क्यों होता तो उसके अंदर जा रही होती। 16 उसके अंदर जाती। 16 उसके अंदर जाती। अरे इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत ही घटिया घटिया से। एक चार्ज रख दिया Q, इसके बारे में कुछ बोला नहीं, इस वाले से 8 निकल रही थी, इस वाले में 16 अंदर जा रही थी, इसका चार्ज Q1 बोला है, इसको Q2 बोला है, Q2 by Q1 का रेशियो पूछ लिया। कैन आई से दैट विल बी -2? यस सर। और मैं बता रहा हूँ आधे बच्चे ना नेगेटिव के चक्कर में गलत करके आ जाएंगे। बोलो हाँ। यस सर। क्योंकि वो उनको अंधों की तरह करेंगे, उनको दिखाई तो देगा नहीं कि अंदर घुस रही है, अंदर घुस रही है तो नेगेटिव लेना है। गॉट इट और नॉट? सही है कि नहीं है?
यस सर। हो रहे हैं भाई। अब इधर देखो, मान लो यहां पर क्यू चार्ज रख दिया, प्लस क्यू और प्लस क्यू, और यहां पर मैंने माइनस क्यू रख दिया। अब ये आइसोलेटेड नहीं है, अब ये आइसोलेटेड नहीं है बेटा। अब फील्ड लाइन बनाओ इस रीजन में। पॉजिटिव वाली जो निकलेगी वो नेगेटिव वाली में घुस जाएगी। मतलब देखो, इसको करने का आई एग्री, तुमने जो बोला तुमने आंसर सही बोल दिया। अब इसमें क्या होगा, यहां पर फील्ड देखी जाए तो इस पॉजिटिव के कारण इसकी तरफ है, नेगेटिव के कारण इसकी तरफ है। यहां पे देखा जाए तो पॉजिटिव के कारण अवे है और नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स है, हाँ या ना? ये वाली फील्ड लाइन तो ऐसी बनेगी, चलेगा? यस सर। यहां पे देखा जाए तो नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव से अवे है, नेट किधर बनेगा? नेगेटिव वाली ज्यादा ताकतवर होगी ना, यस सर। क्योंकि नेगेटिव वाले से कम डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव वाले से ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो नेट तो अंदर की तरफ होगा या नहीं होगा फील्ड? यस सर। तो इसमें फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी और इससे फील्ड लाइन ऐसे बाहर जाएगी, हाँ या ना? प्रॉब्लम आती है और किसी पॉइंट पे देखा जाए तो, क्या मैं अगर इस पॉइंट पे देखूं तो पॉजिटिव के कारण कैसे होगा? ऐसे। नेगेटिव के कारण कैसे होगा? ऐसे। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर मैं देखूं डायग्राम बना के तो ऐसे बनेगा ना नेट। यस सर। अब इस ये टैंजेंट है, इस पे कर्व बन जाएगा तो लूप बन जाएगा। हाँ, वो कर्व ऐसा बनना चाहिए कि ये इसके टेंजेंट हो, फील्ड लाइन इसके टेंजेंट हो। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पे है तो पॉजिटिव के कारण तो डायग्राम कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, ब्लैक वाले से तो मैं लाइन बनाऊंगा, इस वाले के कारण ऐसे है और नेगेटिव वाले के कारण तरफ है और नेट ऐसे हो जाएगा कुछ, हाँ या ना? यहाँ पे देखा जाए तो यस। पॉजिटिव वाले के कारण छोटा फील्ड होएगा और नेगेटिव वाले के कारण बड़ा फील्ड होएगा, तो नेट ऐसे आएगा, बोलो हाँ। गॉट इट और नॉट? तो फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार का बनेगा, हाँ या ना? क्लोज लूप बन जाएगा। ओ भैया, क्लोज लूप कहां से बन गया? फिर गलत बोल रहा है। मैं पहली बार इग्नोर किया, तुमने क्लोज लूप बन जाएगा, मैंने कहा यार गलत बोल दिया इसने, चलो ठीक है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर बोल दिया कि क्लोज लूप बन जाएगा। क्लोज लूप कहां से हो गया? ये पॉजिटिव से निकली और ये एक लाइन है भाई। मैग्नेटिज्म में क्या होता था, एक ही लाइन ऐसी होती थी, ऐसे गई और ऐसे गई, ये पूरी एक लाइन होती थी, समझ रहे हो? कहीं से चालू नहीं हुई, कहीं पे खत्म नहीं हुई। तो मैग्नेटिज्म के चक्कर में ना ज्यादा खिचड़ी मत पकाओ। इनफिनाइट लूप या तो उसके नीचे से भी बनेगी पर उसे क्लोज लूप नहीं कहेंगे, वो दो हाँ, वो दो अलग लाइनें होंगी, ये मत कहो ना वो दोनों सेम लाइन होंगी, तो क्लोज लूप थोड़ी बना। जी सर, समझिए। समझे? ऐसे बनेगा। इसका मैं बता दूं फील्ड कैसे बनती है। इसकी फील्ड ऐसे बनती है, ठीक है? कैसे बनती है? ऐसे 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 ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, और कुछ इंफिनिटी से भी आ रही होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो बड़ी जल्दी जल्दी बना दिया, आपको रटा हुआ है। कोई तो जुगाड़ सोचना पड़ेगा ना। मैं जो ये टेंजेंट वाले झंझट से करने लगूंगा तो जिंदगी भर में मेरे साथ क्वेश्चन। माइनस क्यू की तरफ सुन लो ना, तरीका बता रहा हूँ। कोई ज्यादा तुम तरीका बता दो, चलो बताओ तरीका बताओ। कुछ तो जुगाड़ करेंगे, 2 की जगह कुछ और भी हो सकता था, 3 भी हो सकते थे, कुछ तो जुगाड़ करेंगे। बोलो बोलो बोलो। मेरा जुगाड़ तो ये है कि पॉजिटिव चार्ज को मानो कि वो हवा फेंक रहा है और नेगेटिव चार्ज को मानो वो हवा खींच रहा है, और जो हवा के पार्टिकल्स का मोशन होगा ना वो फील्ड लाइन होगा। किस किस को ये पल्ले पड़ा? यस सर। समझे? Yes. ऐसे अब इसे कहते हैं जुगाड़ कि पॉजिटिव चार्ज को मानो वो ब्लोवर है, वो हवा फेंकता है, और नेगेटिव चार्ज है वो सक्शन पंप है, वो हवा खींचता है, और जो हवा के पार्टिकल्स का मोशन होगा ना वो फील्ड लाइंस होगा। किस किस को पल्ले पड़ा? यस सर। कि ऐसे सोच लिया मैंने कि ये पॉजिटिव चार्ज था प्लस क्यू, ये था नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू,
इसने हवा फेंकी, इसने डायरेक्टली खींच ली। इसने हवा फेंकी स्ट्रेट, ये तो कह रहा था स्ट्रेट जा, इसने कहा मैं खींच रहा हूं ना, मैं खींच रहा हूं, तू स्ट्रेट कैसे चला जाएगा, मैं उसे खींच लूंगा। स्ट्रेट जा, उसने कहा स्ट्रेट कैसे चला जाएगा, आई एम सक्शन पंप, आई एम पुलिंग द एयर। इसने कहा स्ट्रेट जा, उसने कहा आई एम पुलिंग द एयर। इसने कहा ऐसे, अब इसने कहा स्ट्रेट जा, इसने कहा आई एम पुलिंग, ही ट्राइड टू पुल बट वाज नॉट एबल टू पुल, तो कर्व ऐसे बन गया। किस किस को पल्ले पड़ा? यस सर। ये स्ट्रेट ब्लो कर दिया, ये स्ट्रेट खींच लिया, ऐसे हो गया। पुल कर रहा है वो, तो ऐसे हो गया। अब सोचा दूसरे, ये वाले, ये स्ट्रेट अंदर आनी चाहिए थी। इसने कहा मैं भी तो फूक मार रहा हूं, तू स्ट्रेट कैसे आ जाएगा, आई विल ब्लो। समझ में आ रहा है, मैं ब्लोअर हूं। तो वो जो हवा का पार्टिकल जो पाथ फॉलो करके आएगा, वो ऐसे तो नहीं आ सकता, वो ऐसे आएगा। किस किस को पल्ले पड़ा? यस सर। वो स्ट्रेट आना चाह रहा था, लेकिन वो ऐसे आएगा। किस किस को पल्ले पड़ गया है ये? यस सर। यस सर। हाउ इज द जुगाड़? यस नाइस जुगाड़। अब जैसे सपोज करो यहां पर मैंने प्लस क्यू ले लिया और यहां पर भी मैंने प्लस क्यू ले लिया। इसने हवा फेंकी, इसने भी हवा फेंकी, इसने हवा ऐसे फेंकी, इसने भी फूंक मारी, तो वो हवा का पार्टिकल कहेगा यार क्या बकवास कर रहा है, ये ऐसे जाएगा। हवा फेंकी, उसने फूंक मारी, ऐसे जाएगा। हवा फेंकी, फूंक मारी, ऐसे जाएगा। बोलो हाँ। इसने ऐसे भी तो फेंकी थी, ऐसे हवा फेंकी, तो वो कैसे जाएगी? ऐसे चली जाएगी। हाँ या ना? यस सर। इसने फेंकी तो ये भी ऐसे चली जाएगी, इसने फेंकी तो ऐसे चली जाएगी। कुछ फील आ रही है? दोनों फूक मार रहे हैं। किस किस को समझ में आ रहा है? दो लाइनों को इंटरसेक्ट मत कर देना। गॉट इट और नॉट? यस सर। दुखा सर स्ट्रक्चर ले रहा है कोई हैं? देखा दुखा सर कोई स्ट्रक्चर। अरे बात भी सही है यार, बात भी सही है। तुम्हें लग रहा है ना कि ये जो है इसको चेक नहीं कर सकते, चेक करो। पॉजिटिव के कारण इस पॉइंट पे फील्ड कैसे होगी? ऐसे। इस पॉजिटिव के कारण फील्ड यहाँ पे कैसे होगी? ऐसे। नेट फील्ड कैसे होगी? ऐसे। दिख रहा है? ऐसी तो बन रही थी। डायरेक्शन कैसे बन रही थी? ऐसी तो बन रही है, ऊपर की तरफ नेट। यस सर। और यहां पे क्या आएगा? नल पॉइंट। सेंटर पे जीरो नहीं हो जाएगी? दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे आऊंगा, दोनों एक दूसरे की तरफ फील्ड लगाएंगे तो कट नहीं जाएगी? हजम हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। श्योर। एक काम करते हैं, प्रीवियस ईयर जेईई मेन का क्वेश्चन दिखाते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है, आई थिंक 2001 या 2002 का है। उस टाइम पे उसे जेईई मेन बोलते भी नहीं थे, स्क्रीनिंग बोलते थे। गाइस, ये 2001 का सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला क्वेश्चन है। पहले वाला मैंने कहीं से लिया, वो तो है गलत, उसने टाइप करते हुए गलतियां कर दी। ये वाला सही है। अब बता दो इसके हिसाब से कौन से वाला डायग्राम होना चाहिए? सी। बी बोला। सी है, सी होगा। बी में ये कौन सी फील्ड लाइन है बे? ये क्या है? ये क्या बनाया है? मतलब ट्रायंगल के लिए बोला था सर, तो ये नहीं तो फील्ड लाइन बना तो रहा है। ये बीच वाली फील्ड लाइन कहां से आ गई? गोले वाली। हाँ या ना? यस सर। बी को इग्नोर करने का पॉइंट ही ये था। ये क्या है? व्हाट इज दिस? यस सर। सी इज द आंसर। इसमें तो लाइक ट्रायंगल कुछ बोला गया था सर, ये ट्रायंगल जैसा लग रहा है सर इसमें बीच में। नहीं तो पॉइंट ऐसा है ना कि ट्रायंगल के एंड्स पे 3 पॉइंट चार्जेस रख दिए। सही है। सेंटर पे क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों के एंड पे पॉइंट चार्जेस रख दिए। क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पे तो नल पॉइंट आएगा क्योंकि 3 वेक्टर बनेंगे 120 डिग्री पे? हाँ या ना? बाकी हर जगह फील्ड होगी, बाकी हर जगह फील्ड होगी।
इस ये वाली फील्ड ऐसे जाएगी, ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ऐसे जाएगी, ये वाली फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। सोच भी सकते हो इसके कारण फील्ड ऐसे है, इसके कारण फील्ड ऐसे है, इस वाले के कारण फील्ड ऐसे है, नेट इधर की तरफ ही आएगा, हाँ या ना? 3 तो स्ट्रेट हो गई, 3 तो स्ट्रेट हो गई, चलेगा। अब ये बताओ अंदर फील्ड और जगह तो होगी ना, यहां पर फील्ड है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। हर जगह है भाई, हर जगह थोड़ी कट रही है, सिर्फ सेंटर पे कट रही है, सेंट्रॉइड पे। तो इसमें तो एक गलती ये भी हो गई कि अंदर फील्ड लाइंस है ही नहीं। अंदर फील्ड लाइंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ट्रायंगुलर रीजन के अंदर फील्ड लाइंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस सर। ऐसे ऐसे होएंगी, हाँ या ना? Yes, sir. कॉर्नर मत बना देना, कहना फील्ड लाइन हैव अ कॉर्नर। दिस इज सेम एज इंटरसेक्शन, ध्यान रखना, दिस इज सेम एज इंटरसेक्शन, बिकॉज कॉर्नर मीन्स दिस इज वन लाइन एंड दिस इज अदर लाइन। बोलो हाँ। ध्यान रखना कॉर्नर नहीं हो सकता फील्ड लाइन पे। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो इसमें बेस्ट फिट ऑप्शन कौन सा है? सी है, बी नहीं है। यस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है, चलेगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। डन डन।